अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां के नेहरू नगर कॉलोनी थाने में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेप और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने केस दर्ज न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। उधर महेश नेगी मामले में केस दर्ज होने पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार और पुलिस महेश नेगी को बचाने की कोशिश कर रही है। आगे की जांच पर पैनी नजर रखी जाएगी। पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे थे, हम प्रशासन से, पुलिस से मांग कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में, बीजेपी के दबाव में लगातार अपने विधायक को बचाने में लगे हुए थे, बेशर्मी से बचाने में लगे हुए थे। सेंगर वाला मामला और चिन्मयानंद वाला मामला उत्तराखंड में भी दोहराया जा। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, हालांकि यौन शोषण का मामला दर्ज हो चुका है, अब आगे किस तरफ ये जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से मामला खिंचता हुआ ही नजर आ रहा था। बिल्कुल जीनत, लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था। कांग्रेस ने इस बात की डिमांड की थी, जो महिला थी उसने इस बात की डिमांड की थी कि विधायक पर केस दर्ज होना चाहिए, उनकी पत्नी पर केस दर्ज होना चाहिए। और अब कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पर केस दर्ज हुआ है। अब ये पुलिस की जांच का विषय रहेगा, लेकिन ये विषय जितना कानूनी है उतना ये राजनीतिक भी है। बीजेपी के विधायक है महेश नेगी, तो पार्टी के लिए जवाब देना भी आसान नहीं है। खुद सरकार की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, या प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि दोनों पक्षों की शिकायतें हैं, दोनों पक्षों की जांच होगी और कानूनी जांच पर उन्हें भरोसा है। लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं बनाना चाहते और कानूनी तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर एक विधायक पर इस तरीके का आरोप लग रहे हैं तो सरकार को उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए। और जो बात अभी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे थे कि पूरी जांच पर कांग्रेस नजर रखेगी, तो जीनत, जब तक इस केस की जांच कंप्लीट नहीं होती, जब तक इसमें आरोप साबित नहीं होते, तब तक ये मुद्दा इसी तरीके से गर्म रहने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें सत्ताधारी विधायक इन्वॉल्व है। जीनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और शायद इसी वजह से मामला इतना खिंचता हुआ नजर भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के लाल कुआं में एक लड़की के अपहरण के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामला देर रात का बताया जा रहा है। खबर यह है कि लड़की खाना खाने के बाद अपनी सहेलियों के साथ तकरीबन 10 बजे का वक्त है, जब घर के बाहर टहल रही थी। अचानक एक उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ी, यानी कि यूपी नंबर की गाड़ी आती है और जबरन लड़की को बैठाकर ले जाती है। उसकी सहेलियां शोर मचाती है, आसपास के लोग आते हैं, परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर शिकायत की जाती है। जल्द ही अपहरणकर्ताओं को पकड़कर लड़की को सकुशल लाया जाएगा, ये पुलिस ने आश्वासन दिया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। 10 बजे के आसपास जो है हमारे लाल कुआं थाने में क्षेत्र में एक बाहर यूपी के नंबर की गाड़ी आई और उसके द्वारा जो है किसी लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये जानकारी में आया है। इस टॉप विषय पे हमने जो है उसके परिजनों से बातचीत करी है। अभी सीसीटीवी इत्यादि कैमरों से हम चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जल्दी गाड़ी हमारी ट्रेस हो जाएगी और हम जल्दी लड़की को रिकवर करेंगे। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ताजा अपडेट कुछ पता चला लड़की के बारे में, या फिर अपहरण की बात हो रही तो कोई फोन आया किसी तरह का? एंट्री यूपी बॉर्डर से उत्तराखंड में हुई है देर रात और पुलिस के रिकॉर्ड में बकायदा गाड़ी का नंबर है और गाड़ी की तलाश एक तरीके से जो पुलिस को शुरुआती जो आइडेंटिफिकेशन था गाड़ी का वो हुआ है। और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वो रो वाइज पुलिस चेक करती जा रही है और 5 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं और 2 थानों की पुलिस लगाई गई है। लालकुआं कोतवाली की पुलिस लगी है, उसके अलावा चोरगलिया थाने की पुलिस उस पर लगाई गई है और कंप्लीट 5 टीमें लगाई गई हैं। और यूपी के बरेली के हिस्से में भी एक टीम भेजी गई है, जो कि कम्युनिकेशन ऐसा फोन के जरिए लड़की और किसी अन्य शख्स के बीच का कोई कम्युनिकेशन मोबाइल का ऐसा मिला है पुलिस को, कोई ऐसा सोर्स मिला हुआ है जिस पे पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, सोर्स फिलहाल खंगाल रही है। और साथ ही जो लालकुआं कोतवाली पुलिस है वो स्पेशली जो परिजन थे और लड़की के जो दोस्त थे जो उसके साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो अभी 12वीं पास हुई है हाल ही में, तो उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर लड़की कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी और क्या बातें करती थी। तो इस सब पर इस समय बातचीत चल रही है और पूछताछ चल रही है। उसके अलावा एसएसपी खुद
इस समय क्योंकि मौके पर है, लालकुआं कोतवाली में है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन लगातार नाराज थे, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे इसको लेकर के कि उनकी बेटी की बरामदगी हो, और जिस तरीके से गली में घुस करके एक गाड़ी घुसती है और उनकी बेटी को उठाकर जाती है, तो पूरे इलाके में एक तरीके का दहशत का माहौल भी है। तो इसलिए पुलिस एक तरीके से लोगों का एश्योर कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा कर देगी। और जब हम लोगों ने भी पुलिस से बात की, एसएसपी से बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं और जिससे वो जल्दी घटना का खुलासा कर देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देवभूमि में लड़की का अपहरण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अब पुलिस ये बात कह रही है कि उनको कुछ सुराग मिले हैं जिसके तहत वो आगे लड़की तक पहुंचेगी। उधर जसपुर में बॉर्डर पर तैनात किए गए विशेष पुलिस अधिकारी पर एक युवती को छेड़ने का आरोप लग गया। यूपी की सीमा से लगे नादेही बॉर्डर की बात करेंगे। तैनात विशेष पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह पर एक युवती ने आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बॉर्डर की इस चेक पोस्ट पर हंगामा किया। बाद में मौके पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन के लोग पहुंचते हैं। मामला शांत हुआ किसी तरह से। उधर युवती की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी गई है। जो एसपी की ड्यूटी कर रहा है नादेही वाली पे, उसके द्वारा एक लड़की का पीछा किया गया और उसका नाम पता पूछा गया बदनीयती से। तो उसके खिलाफ एक आक्रोश था। वो उनकी मांग थी कि उसे बुला के यहाँ माफी मंगवाई जाए, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। उससे उनको समझाया गया कि आप इसके खिलाफ तहरीर दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनकी तहरीर दे दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। हल्द्वानी हाईवे आज एक बार फिर से बंद हो गया है, जिसको 3 घंटे बाद खोला जा सका। आज सुबह 8:30 बजे अचानक पहाड़ी का हिस्सा हाईवे पर आ गया था, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को दी है, और इसके बाद जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची। यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सका। चंपावत से टनकपुर ऑलवेदर रोड निर्माण में लगी कंपनी RGBL और शिवालिया की लापरवाही भरी तस्वीरें भी देखने को मिली। सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ी से गिरने वाला मलबा हो या फिर बारिश में भूस्खलन से आया मलबा, कंपनी की मशीनें डंपिंग जोन की जगह खाड़ी में इसे फेंक रही है, खाई में, जिसके चलते पर्यावरण के साथ गदेरों और पहाड़ के नीचे रह रही आबादी को नुकसान हो रहा है। NH के अधिकारी हमेशा की तरह फिर से सड़क निर्माण में लगी कंपनी को नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हमारा ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया है, लेकिन डंपिंग जोन की जगह इन्होंने मिट्टी न फेंकते हुए अन्य गाड़ गधेरों में फेंक दे रहे हैं, जिससे प्राकृतिक नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे आबादी क्षेत्र को भी नुकसान है। तो आप संज्ञान में आया है, जैसा आपने भी बताया है, और इस पर जो है हम इसको इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और दूसरा इनको डंपिंग जोन में ही डालने के लिए कहेंगे, और पकड़े जाने पर इन पर जो है पेनाल्टी लगाई जाएगी। कोटद्वार के नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी पर अटके बोल्डर से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के समय भूस्खलन से ढह चुकी सड़क का सालों बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिससे कभी भी अनहोनी होने की आशंका रहती है। NH अधिकारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि पहाड़ियों पर अटके बोल्डर हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह सड़क ढह चुकी है वहां पर निर्माण करने के लिए वन विभाग से परमिशन नहीं मिल पा रही है। जिस समय बारिश आती है ये सड़क को डैमेज करते हैं, और इनके लिए कोई त्वरित प्रावधान नहीं होता। आपदा प्रबंधन को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि इन चीजों को पहले ही समय से पहले इनका निराकरण कर लिया जाए। डेंजर जोन में हमारे पास केवल अभी आम छोड़ वाला डेंजर जोन बचा है, जिसमें हमारे वन विभाग और हमारे बीच में सहमति नहीं हो पाई। जैसे उसमें धनावंटन होगा या सहमति होगी, उसके बाद उसमें कार्य कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में करीब 70 साल पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने के लिए संगम बाजार में बनी सुरंग काफी जर्जर हो चुकी है। वैसे हालात तो ये हैं कि सुरंग के ऊपरी हिस्से से पत्थर टूटकर वाहनों पर गिरने लगे हैं। 65 मीटर लंबी इस जर्जर सुरंग के अंदर पानी का भी रिसाव होने से इसके टूटने का खतरा बन गया। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखूंगा जो मेरे पीछे जो सुरंग है, इसके जो बड़े बड़े वॉल हैं, कम से कम 15 से 20 वॉल तो इसके गिर चुके हैं, और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, और अभी भी जो सुरंग के वाल हैं वो गिरने वाले, कम से कम 80 से 1 क्विंटल तक उसका वजन है। एक बहुत इसकी दर्दनाक स्थिति सुरंग की बनी हुई है, और लगातार यहाँ पे वाहनों की आवाजाही होती रहती है, और आप देखेंगे हमारे पीछे की तरफ जो ये है बड़े बड़े ब्लॉक के ईंट इसके ऊपर अटके।
उधर टिहरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से दहशत का माहौल है। मरीजों को कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार में रखा गया है। अब स्थानीय लोग बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग से कोविड सेंटर की मांग कर रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का अगर हम बात करें, सुरसिंगधार सेंटर में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अलग से कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने के लिए बातचीत डीएम से की जाएगी। सोच रहे हैं क्योंकि जैसे और भी संक्रमित लोग आ रहे हैं, कुछ कोई जरूरी नहीं कि वो संक्रमित हैं और बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा वो है क्या है प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी से है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है। हम ये चाह रहे थे उनको एक तो बिना पेरेंट्स के वहाँ पे जा रखे हैं, और हम ये चाह रहे थे कहीं शहर के बीचों बीच उन्हें स्पेशली कहीं पे, जैसे यहाँ पे मदरसा है या सरकारी स्कूल हैं, होटल हैं, उन्हें वहाँ पे हम रख सकते थे। ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और मेडिकल टीम भी लगानी है, ड्यूटी भी लगनी है और खाने की व्यवस्था भी करनी है, पूरा वो करना है। और हमारा चंबा में सेटअप बना हुआ है। बौराड़ी टिहरी में हमने जो व्यवस्था रखी है वो क्वारंटाइन के लिए रखी है। क्वारंटाइन में जिनकी सैंपलिंग लेनी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी घर में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको हम टिहरी में। अल्मोड़ा से खबर आ रही है, जहां जंगली जानवरों से परेशान किसान अब अपने खेतों में ताबड़तोड़ जो है तारबाड़ लगा रहे हैं। और अब तक जिले के 7 विकास खंडों के 2000 से ज्यादा किसानों ने अपने खेतों में तारबाड़ लगाया है। तारबाड़ लगाने के लिए आजीविका परियोजना के तहत उन्हें मदद भी दी जा रही है। पहाड़ के कई किसान जंगली जानवरों से परेशान होकर खेती छोड़ चुके थे, लेकिन अब तारबाड़ लगाने के बाद उन्हें खेती करने में आसानी हो रही है। जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक कदम उठाया और फिलहाल वो संतुष्ट हैं। फेंसिंग लगा के हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारी जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं वो सेप्टिक रह रही है और अच्छी मिल रही है। हमें मतलब फ़ायदा ही हो रहा है। इससे सूअर नहीं घुस रहे हैं, बंदरों का और गाय बच्चों का, बकरियों का, इससे बहुत सुरक्षा मिल रही है हमें। ये फिनिशिंग हमें आजीविका से प्राप्त हुई है, जिससे मतलब इससे लाभ हमें काफ़ी लाभ है। एक तो सबसे पहले जंगली जानवरों से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। सब्जी लगाते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं कर पाता। बंदर है, सूअर हैं, ये इत्यादि चीज़ें हमारे इस फिनिशिंग से अंदर नहीं घुस पाते हैं। जंगली जानवरों से बचाने के लिए और फसल को कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारी परियोजना में एक फेंसिंग की गतिविधि की जाती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक बंडल होता है उसका, वो 15 मीटर लंबा और 6 फुट ऊंचा होता है। उसको हम लगभग 25 रुपये से लेकर और 30 रुपये किराए पे जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं या जिनको कैश क्रॉप उगाना है उनको। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के इस गढ़ में सैलानी बाघ देखने तो आते ही हैं, साथ ही इस क्षेत्र में तितलियों का सुंदर संसार भी मौजूद है, जिनकी इन दिनों गणना की जा रही है। सितंबर महीने को बिग मंथ ऑफ बटरफ्लाई काउंट के रूप में मनाया जा रहा है। इस महीने देश भर में तितलियों की गणना का काम किया जा रहा है, जिससे नेचर एक्टिविटी में लगे स्थानीय युवा और बच्चे बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में मौजूद तितलियों की प्रजातियों का सही से आकलन हो सके। आपको जैसे पता होगा कि पूरे देश में बटरफ्लाई काउंट सर्वे चल रहा है। हम क्यारी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हमने ये पाया है क्यारी में, यहाँ पर हम क्यारी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बटरफ्लाई के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो इस क्षेत्र में लगभग जो कॉर्बेट रामनगर तराई का क्षेत्र है, इसमें लगभग 150 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर देखी गई हैं और पूरे भारत में अगर हम देखें तो लगभग 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम इसको और गहनता से करेंगे तो मेरा मानना है कि हम नई प्रजातियों की यहाँ पर खोज कर पाएंगे। तितलियों के सुंदर संसार में युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। कॉर्बेट में आने वाले अधिकतर सैलानी बाघ देखने या फिर बर्ड वॉचिंग के लिए पहुंचते हैं, जबकि यहाँ रंग बिरंगी तितलियों का सुंदर संसार भी है। अब युवा इस क्षेत्र में इस नई पहल के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कि जिस तरीके से यहाँ पे बटरफ्लाई और की काफ़ी अपार संभावनाएं दिख रही हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय गाइड के लिए एक रोजगार का माध्यम बनेगा और स्थानीय लोग इससे जुड़ेंगे और उनकी आजीविका में ये काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कराई जा रही तितली गणना जहां देश में तितलियों के भविष्य के लिए मददगार साबित होगी, तो वहीं ये तितलियां आने वाले समय में कई युवाओं के रोजगार के सपने को भी पूरा करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। मॉनसून के दौरान कई पहाड़ भयानक दिखते हैं, लेकिन बारिश के बाद पहाड़ की सुंदरता भी निखर कर आती है। नैनीताल से देखिए वीरेंद्र बिष्ट की ये स्पेशल रिपोर्ट। सुहाना मौसम और दूर तक फैली हरियाली।
जी हाँ, मानसून के दौरान पहाड़ का यही सौंदर्य यहाँ की खूबसूरती पर चार चांद लगाता है। बारिश के दिनों में आसमान में पल पल बदलते मौसम के साथ तितलियों का संसार और चिड़ियों की चहचहाट सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, यहाँ के झरने और सनसेट भी पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं और लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हर 5 मिनट में मौसम बदल रहा है, जो कि हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। कभी बारिश होती है, बादल छटते हैं, तो फिर धूप आती है, 5 मिनट के लिए आती है, फिर 5 मिनट बाद हमारे पास बारिश है। तो बहुत खूबसूरत है, हमें ऐसा दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा। हर इसलिए आए कि एक तो ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और मौसम तो आप देख ही लें, जहाँ लोग गर्मी से तड़प रहे हैं और यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है, न ज़्यादा गर्मी और सबसे अच्छी बात है कि इस समय ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। दरअसल मानसून के दौरान पहाड़ों में आपदा और लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन बारिश के दौरान पहाड़ों की सुंदरता में भी निखार आने लगता है। इस दौरान पर्यटकों की आवाजाही काफी कम जरूर होती है, लेकिन नेचर लवर इस मौसम को खासा पसंद करते हैं। प्रकृति प्रेमी भी मानते हैं कि मानसून के दौरान पहाड़ों की खूबसूरती देखने लायक होती है और इस दौरान होटल के कमरे भी आसानी से मिल जाते हैं। पर्यावरण से, नेचर से प्यार करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया टाइम है देखने का। एक तो उन्हें इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी जो अगर हम कहेंगे कि मई जून के बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मौसम में मिलती थी। फिलहाल अभी कोरोना की वजह से तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी और साफ़ सुथरा मिलेगा सब कुछ। बहरहाल पहाड़ घूमने का असली मजा मानसून के दौरान है। यहाँ पल पल बदलते मौसम का रंग सुकून तो देता है, साथ ही कम खर्चे में मानसून के दौरान आप पहाड़ आराम से घूम सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल देहरादून शहर की सड़कें कब तक स्मार्ट बन पाएंगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मानसून के बीच शहर भर में खोद दी गई सड़कों के पीछे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राजधानी देहरादून में 12 सड़कों को स्मार्ट रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों को खोदकर अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट डाली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे भविष्य में बिजली, टेलीफोन की वायर इन्हीं यूटिलिटी डक्ट के अंदर से होकर गुजरेंगी। इसके अलावा सीवर अन्य कार्य भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के भीतर से गुजरने वाली करीब 9 सड़कों पर वर्तमान में काम चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में सड़कों को खोदे जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह खोदी गई सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। दिन ब दिन हर जगह देखो सड़कें खुली हैं, नाले बंद हैं, सीवरेज ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हर जगह बुरा हाल है, हर जगह बहुत ज़्यादा। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई बंदे सड़कों पे गिरे हैं, कई गड्ढों में गिरे हैं, कहीं कुछ गिरे, कहीं कुछ गिरे हैं। यहाँ पर मेरा डेली का आना जाना है, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। डेली एक्सीडेंट वगैरह, बारिश हो जाती है तो बहुत परेशानी, गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं। सड़क लंबे समय तक खुदी पड़ी, काफ़ी लंबे समय हो गया तो खुदे हुए। देहरादून में सालों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और इसी के तहत 1300 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर लंबी शहर की करीब 11 सड़कों के कायाकल्प करने की बात की जा रही है। ये सुभाष रोड है जो आरागढ़ चौक से एमकेपी चौक तक मिलती है और उसके बाद घंटाघर को जाती है। इस पूरी सड़क को खोद दिया गया है मानसून के इस काल में और बताया गया है कि इसके नीचे मल्टी यूटिलिटी डक्ट डाली गई है, जिसमें कि तमाम जो टेलीफोन, केबल और बिजली की जो वायर्स होंगी अब वो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड होंगी। लेकिन इसके लिए जो समय चुना गया, मानसून के इस काल में सड़कों को खोद दिया गया। आप देखेंगे कि कई किलोमीटर ये सड़क पूरी खुदी पड़ी है और जब बारिश होती है, बारिश में यही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत भले ही शहर का कायाकल्प करने के दावे किए जा रहे हों, लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कायाकल्प होने तक इस बीच जो लोगों को परेशानियां होंगी उसका कोई देखने वाला नहीं है। बरसात के इस मौसम में सड़कों को खोद दिए जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। असल में स्मार्ट सिटी के काम ने देहरादून में हालात खराब कर दिए। 2017 से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसमें सड़कों को बेतरतीब तरीके से खोद दिया गया। नालियों की बात करें, वो बंद पड़ी हुई हैं और ये परेशानी का कारण है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य का इकलौता शहर है और शहर के 10 वार्डों में स्मार्ट सड़क जो है या हम बात करें सी ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट तक की प्लानिंग है, लेकिन अब जनता इस काम से परेशान होने लगी है। कई जगहों पर तो सड़कों की बात करें तो बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, आए दिन हादसे होते हैं।
इसका स्मार्ट सिटी का कि मैं आपको अगर सीरीज़ बताऊं तो आप भी बोलोगे कितना नॉन टेक्निकल वे से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मेरी लाइन तोड़ी, पानी की लाइन। 21 दिन तक तो पहले कीचड़ का पानी आता था हमारे पास, फिर मेरी जब लाइन तोड़ी उसके बाद भी मैंने ऐसा फॉलोअप करने के बाद आज तक मेरी लाइन ठीक नहीं हुई। अभी कोई उम्मीद नहीं है इस रोड की बनने की, क्योंकि इस टाइम पे ये क्योंकि बरसातों के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमें होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने नगर निगम को भी कंप्लेंट करी है तो नाली की सफाई भी नहीं करते हैं वो। कंप्लेंट मैंने कहीं नहीं किया, उन्होंने कहा जाओ शिकायत लगा लो कहीं भी। अच्छा, मुझे कहा था वो अभी आ रखे थे उन्होंने उस दिन, फिर अभी कह रहे वो मुझे हम जोड़ देंगे, पता नहीं उन्होंने आपको देखा। देहरादून में करीब 10 वार्डों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और सब जगह की हालत एक जैसी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। यहाँ पे बीच रोड में एक बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। यहाँ पे कुछ चारों तरफ कुछ झाड़ तो लगाए गए हैं, लेकिन इस गड्ढे को कब भरा जाएगा इसका बताने वाला अभी कोई नहीं। अधिकारी भी मौन बैठे हैं और काम करने वाली जो एजेंसियां हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईसी रोड, क्योंकि देहरादून का ये ईसी रोड है जहां हम अभी खड़े हैं, और इस सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तौन, न्यूज़ 18 देहरादून। अब दून शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम से लोग परेशान हैं तो शहर के बाहर की सड़कें बारिश की वजह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हर साल इन सड़कों पर पैचवर्क और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बारिश जो है इनकी पोल खोल देती है। यहां तक कि खुद बीजेपी के विधायक भी सड़कों की हालत पर नाराजगी दिखा रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग एक बार फिर से वही रटे रटाए जवाब दे रहा है। विभाग ने इस सीजन में देहरादून की 615 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तक का दावा किया है। जल निगम में खोद दी, अंडरग्राउंड केलिंग बिजली वालों ने खोद दी, अब फिर सीवर के लिए खुद रही है, तो जिसकी वजह से काम विभागीय तालमेल न होने के कारण लगातार मैं कई बार विभागीय अधिकारियों को बैठा चुका हूँ, क्योंकि मेरे घर का भी वो मार्ग वही है, रोज वहाँ से निकलता हूँ कि हम तो गाड़ी में चलते हैं, लेकिन बेचारे जो पैदल चलते होंगे, स्कूटर में चलते हैं, दुर्घटनाएं वहाँ पर होती हैं। जो अभी ड्यूरिंग रेनिंग सीजन में हम जो हमारे वैसे पार्ट होल्स हैं, छोटे मोटे पैट हैं, जिसको कि जो है जीएसबी के द्वारा हम ठीक कर देते हैं, और जहाँ पे पानी और जल भराव वाले इलाके हैं, जहाँ पे पानी रुकता है मार्गों पे, उन पे हम जो है टाइल के माध्यम से अथवा ईंट के माध्यम से उसकी पैचिंग कर। शहर भर में जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल स्मार्ट सिटी के लिए ही ये सड़कें खोदी गई हैं, बल्कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी होने के चलते भी सड़कें जगह जगह खोद डाली गई हैं, कहीं सीवर लाइन के लिए तो कहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए। ये बलबीर रोड का एरिया है, आप देख सकते हैं कि एक साइड में पूरी तरह से सड़क खुदी पड़ी है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है, इसके ऊपर से पाइपलाइन बिछा किया गया है मलबे और गिट्टियों से